है, तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो अभी देखो सेकेंड पार्ट है ऑप्टिक्स का, ठीक है। आफ्टर द रे ऑप्टिक्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट थ्योरी ऑफ लाइट मतलब स्टार्ट करेंगे विद दी मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट के क्या व्यू रहे हैं अबाउट द लाइट, तो उसके बारे में थोड़ा सीखना है। और उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग टोटल 3 फिनोमिनन ऐसे जिस पे हम लोग को फोकस करना है। बाकी जो स्टार्टिंग के पार्ट थ्योरी के वो एकदम जस्ट आपको फॉर नॉलेज चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपको। तो इम्पोर्टेंट 3 फिनोमिनन से लाइट से रिलेटेड जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, बस इसी पे फोकस करना। जो भी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी भी इसमें भी रिलेटेड टू बहुत सारे पॉइंट्स है, बट रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मतलब जो थ्योरी है लाइट से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट के क्या व्यू रहे हैं और हम लोग कौन सा मतलब फिनोमिनन यूज करते हैं इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है वो आगे मैं बताता हूँ आपको, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डिफरेंस क्या है। और यहाँ पर जब भी हम लोग को इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना एक्सप्लेन करना है तो हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। देखो स्टार्ट होता है विद द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब स्टार्टिंग में न्यूटन ने बताया था लाइट के बारे में कि सोर्स ऑफ लाइट है क्या एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई लाइट ऑन करते हैं तो एक सोर्स ऑफ लाइट कर क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन जब भी आप किसी सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तो जो एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एक बल्ब है, ठीक है। कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट आप कंसीडर करो, ऐसा बल्ब है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, कंटिन्यूसली इट एमिट्स पार्टिकल। ये क्या करेगा, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऐसे एमिट करेगा, ठीक है। और उसको उसने क्या बोला, एक पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स बोला। ये हर एक डायरेक्शन में सोर्स से विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। एक सोर्स ऑफ लाइट से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एमिट होंगे, ये ऐसा न्यूटन ने बोला था। और न्यूटन ने बोला था जो डिफरेंट कलर है मतलब ऐसा सोर्स एमिट करेगा हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में टाइनी पार्टिकल्स। और जो डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के वो होते हैं ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल। मतलब रेड कलर जो सोर्स ऑफ लाइट रेड कलर की लाइट एमिट करेगा उसके पार्टिकल की साइज अलग होगी, जो वॉयलेट कलर की लाइट एमिट करेगा उसके पार्टिकल की साइज अलग होगी। और ये सारे पार्टिकल्स बहुत ही मतलब विद द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करते हैं। जब भी एमिट होंगे सोर्स से ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। और जब ये पार्टिकल एंटर करते हैं आई में तो हम लोग को फिर सेंसेशन ऑफ विजन मिलता है। मतलब ये जब रेटिना को हिट करेंगे तो अपने को विजन का सेंस होगा कि हाँ वहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। और इस थ्योरी से अगर आप देखें तो इस थ्योरी से हम लोग सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों होता है और रिफ्रैक्शन क्यों होता है आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोलिजन चैप्टर में भी हम लोग ऐसे करते थे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक पार्टिकल जब आता था तो हम लोग बोलते थे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है पार्टिकल की इट रिमेन अनचेंज, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते थे वो रिवर्स हो जाता था, जिसकी वजह से सेम एंगल पे जब आप बाउंस बैक करता है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आता है, एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है आप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन यू कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन जो लाइट का है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पर भी आप कोलिजन का फिनोमिना यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन लाइट से एसोसिएटेड टोटल 9 फिनोमिनन है। अगर आप लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन है लाइट में जो डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे। अगर कोई थ्योरी है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन ने कोई थ्योरी लाइट से रिलेटेड दिया तो वो सारे फिनोमिनन जो लाइट से एसोसिएटेड है वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन होना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ फेल होती है मतलब जो व्यू रहा लाइट के लिए न्यूटन का वो कहीं ना कहीं फिर रॉन्ग होगा। तो अगर हम लोग पहला फिनोमिना सबको मालूम है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में। रिफ्रैक्शन अपने को पता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये दोनों फिनोमिना आप इजीली न्यूटन के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर लिमिटेशन देखें क्या क्या प्रॉब्लम है न्यूटन थ्योरी से, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट कंटिन्यूसली पार्टिकल एमिट कर रहा है, ठीक है,
तो इसका जो है किसी सोर्स ऑफ लाइट का, ठीक है, जो मास है वो कंटिन्यूसली कम होना चाहिए कि ये पार्टिकल एमिट कर रहा होगा वो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ऐसा है कि मैंने ट्यूबलाइट ऑन किया, लेक्चर के बाद गायब हो जाएगी, ठीक है, जो है वैसी ही रहने वाली, ठीक है। जाके भी आप सोर्स ऑफ लाइट देखते हैं तो वैसी, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है और फाइनली एक दिन ट्यूबलाइट यूज करो फिर दूसरे दिन दूसरी ट्यूबलाइट लगाना पड़ेगा या बल्ब लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली तो कंटिन्यूसली अगर हम लोग पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसका मास कंटिन्यूसली कम होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता नहीं। चलो ये बात तो रहने दो। अब जो फिनोमिना लाइट से एसोसिएटेड है कि इंटरफ्रेंस और एक डिफ्रैक्शन है। इंटरफ्रेंस फिनोमिना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या फुलफिल होना चाहिए। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने वो सारी कंडीशन, वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल की, अगर मैं कोई टू सोर्स ऑफ लाइट लेता हूँ, मतलब अगर टू आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट आप लोगे, जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ S1 और S2, और यहाँ पर कहीं आप स्क्रीन है जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सोर्स से लाइट निकलेगी और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस स्क्रीन के कुछ पोर्शन पे यू विल गेट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको लाइट ऑब्जर्व होगी, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट रीजन रहेगा ही, और इसके एडजेसेंट वाला रीजन ये कंप्लीटली डार्क। यहाँ पर लाइट की कोई भी इंटेंसिटी नहीं होगी, मतलब लेस इंटेंसिटी आप बोल सकते हो। अगर आइडेंटिकल सोर्सेज है तो कंप्लीट डार्क मिलेगा। यहाँ पर हाई इंटेंसिटी, उसके एडजेसेंट रीजन में ही लो इंटेंसिटी, फिर उसके एडजेसेंट रीजन में हाई इंटेंसिटी, फिर उसके एडजेसेंट रीजन में लो इंटेंसिटी। मतलब कुछ रीजन में इंटेंसिटी आ रही, जस्ट उसके बाजू में इंटेंसिटी नहीं आती, बहुत ही लो इंटेंसिटी आती। तो ये जो पैटर्न है हाई लो का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफ्रेंस पैटर्न, और ये लाइट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब जो पार्टिकल नेचर का अगर आप यूज करते हो, न्यूटन की थ्योरी यूज करते हो, तो आप कभी भी पार्टिकल नेचर से ये एक्सप्लेन कर नहीं सकते कि क्यों किसी रीजन में हाई इंटेंसिटी आ रही। हाई इंटेंसिटी का मतलब हाई एनर्जी, और उसके एडजेसेंट रीजन में सडनली इंटेंसिटी लो हो जाती है, फिर हाई हो जाती है, फिर लो हो जाती है। तो ऐसा जो पैटर्न आपको ऑब्टेन हो रहा है वो आप न्यूटन्स थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग इंटरफ्रेंस पैटर्न बोलते हैं। फिर इसके बाद एक और फिनोमिना आप पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग अगर बोलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो शेडो का फॉर्म होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक सोर्स ऑफ लाइट में लेता हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये ओपनिंग है, इसको हम लोग स्लिट भी बोलते हैं, यहाँ पर आप सोर्स ऑफ लाइट रखे हो, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी ना तो यहाँ पर इतनी ही विड्थ का स्पॉट बनना चाहिए ना। लाइट यहाँ तक पास होगी तो ये जितनी स्लिट की डायमेंशन है उतनी डायमेंशन का यहाँ पर आपको लाइट का स्पॉट दिखाई देगा। बाकी हर एक रीजन में लाइट ब्लॉक हो जाती है। तो आपको यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सारे लाइट, ये वाला पोर्शन, ये ऑब्स्टेकल इसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर ओपनिंग है तो लाइट जाके यहाँ से पास हो जाएगी, तो यहाँ पर स्पॉट मिलना चाहिए, ये रीजन आपका डार्क होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं ओपनिंग होना चाहिए, इसको शेडो रीजन बोलते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये जो ओपनिंग है इसके डायमेंशन अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगे तो आप लोग देखोगे कि लाइट आपको शेडो रीजन में भी एंटर होते हुए दिखेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, जो भी ऑब्स्टेकल या तो जो भी ओपनिंग जो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वहां से आप देखेंगे तो लाइट स्ट्रेट लाइन वाला पाथ नहीं फॉलो करती, वहां से आप देखेंगे तो वहां से बेंडिंग ऑफ लाइट अकर होती है। तो जहां पर आपको शेडो रीजन ओपन होना चाहिए था वहां पर मिलेगा नहीं, वहां पर भी लाइट एंटर करेगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते पार्टिकल नेचर से, क्योंकि अगर आपको इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो दो फिनोमिना मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपको वेव नेचर ऑफ लाइट, या तो ये दोनों जो फिनोमिना है वो एसोसिएटेड विद द वेव है। अगर वेव है तो ये दोनों फिनोमिना आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर वेव है तो आपको ये दोनों फिनोमिना मिलने वाले, इंटरफ्रेंस भी डिफ्रैक्शन भी। उसकी बात आगे करेंगे, अभी हम लोग खाली बात कर रहे थे न्यूटन थ्योरी की। तो देखो, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हुआ, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हुआ, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंटरफ्रेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक और इफेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन इफेक्ट क्या है देखेंगे, अभी आगे मैं बताता हूँ। जब पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे पोलराइजेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वेव,
और पोलराइजेशन इफेक्ट आपको एक ही वेव में मिल सकता है और वो है ट्रांसवर्स वेव। तो पोलराइजेशन इफेक्ट जो है वो ट्रांसवर्स वेव में ही ऑब्जर्व होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं होते। तो वो आप लोग देखेंगे आगे, एक और थ्योरी आपको पढ़ना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो वो आगे आएगा। पहले हम लोग एक्सप्लेन करें न्यूटन थ्योरी, फिर आइगेन्स प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद मैक्सवेल थ्योरी आएगी, फिर लास्ट में हम लोग को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंटिन्यूसली, टोटल 9 फिनोमिनन है और ये सब अपने को आना चाहिए। उसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया है, ये कुछ चीजें हमने पढ़ी। और यहाँ पर और 3 चीज कवर करना है, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमिना है जो आप पार्टिकल नेचर से नहीं जा सकते। बाकी सारे फिनोमिनन राइट फ्रॉम दी रिफ्लेक्शन अप टू दी पोलराइजेशन, सारे इफेक्ट आप देखोगे तो सब चीज एक्सप्लेन हो जाती है यूजिंग दी वेव नेचर ऑफ लाइट, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आइगेन्स प्रिंसिपल। आइगेन्स ने चैलेंज किया था कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नहीं, और एंशियंट टाइम में किसी न्यूटन की थ्योरी को क्लेम करना, मतलब बोलना कि न्यूटन की थ्योरी गलत है और उसको रॉन्ग प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद न्यूटन जो भी बोलता था सबको लगता था कि 100% वो करेक्ट ही होगा। मोस्टली ऐसा लगता था कि जो भी थ्योरी न्यूटन की है वही करेक्ट होगी, लेकिन आइगेन्स प्रिंसिपल, मतलब आइगेन्स जो साइंटिस्ट था उसने रॉन्ग प्रूफ किया है, लिमिटेशन फाइंड आउट किए न्यूटन थ्योरी के, और उसने अपने लाइट से रिलेटेड कुछ थ्योरी मतलब दी थी आइगेन्स ने, जो हम लोग को डिस्कस करना, जो अपने को सिलेबस में है। तो अकॉर्डिंग टू द आइगेन्स, लाइट इज अ वेव, लाइट का नेचर वेव है, एक सोर्स ऑफ लाइट डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और वो डिस्टर्बेंस पूरे मीडियम में प्रोपोगेट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने वेव आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस और वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन थ्रू द मीडियम, और इस तरीके से लाइट प्रोपोगेट होती है किसी सोर्स ऑफ लाइट से हर एक डायरेक्शन में मीडियम के। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से आइगेन्स प्रिंसिपल से ये आती है कि अगर वेव है तो वेव को क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम। चलो यहाँ पर तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि मटेरियल मीडियम है, लेकिन जब लाइट स्टार्ट सन से अर्थ तक, ठीक है, अगर सन से अर्थ तक का रीजन हम लोग देखें तो वहां पर मोस्टली अगर आप देखें तो वहां पर कोई भी मीडियम है क्या? नहीं, लेकिन लाइट रेज जो है वो सन से अर्थ तक तो पहुंच जाती है, तो मतलब मटेरियल मीडियम है नहीं। फिर आइगेन्स बोलता है कि नहीं, मटेरियल एग्जिस्ट करता है सन और अर्थ के बीच में भी, और वो मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ईथर करके, उसने एक मीडियम का नाम दिया। मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस उस मटेरियल का प्रूफ नहीं होता, मतलब कोई मीडियम सन और अर्थ के बीच में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो आइगेन्स ने बताया था, जो अपने आप को सीखना है, जो काम की चीज है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली तो वेव था, लेकिन मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, और कोई भी मीडियम ऑब्जर्व होता नहीं है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो मतलब आइगेन्स प्रिंसिपल भी टोटली फेल होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी मटेरियल का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब लाइट को ट्रैवल होने के लिए आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर उसके बाद आता है आपका मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल ने बोला था कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। जो एनर्जी का प्रोपोगेशन है स्पेस के थ्रू, it is due to variation of electric field and magnetic field. The changing electric field creates the magnetic field, the changing magnetic field creates the electric field. इस तरीके से किसी स्पेस में एनर्जी प्रोपोगेट होती है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर है अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी वेव की इक्वेशन में हम लोग किसी मीडियम के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं लिखते हैं, वहां पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, क्योंकि प्रोपोगेशन मीडियम के थ्रू नहीं है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे जस्ट लाइक अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव।
मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैक्सवेल ने बताया था। इसलिए लाइट इजीली किसी भी मतलब मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, इजीली लाइट ट्रैवल होती है। और वहां से मैक्सवेल ने एक और चीज बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, इसलिए लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो वहां से प्रूफ होता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इसलिए फिर उसके बाद हम लोग कौन सा फिनोमेना पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ये प्रूफ भी होता है क्योंकि लाइट के केस में आप पोलराइजेशन इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाओगे और पोलराइजेशन इफेक्ट आपको खाली ट्रांसवर्स वेव में मिलना। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि साउंड वेव जैसे लॉन्जिट्यूडनल है वैसे लाइट नहीं है, लाइट का नेचर एक ट्रांसवर्स है। इसलिए आपको यहाँ पर पोलराइजेशन भी पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद अपने को अच्छा से फील आता है, मतलब ऑप्टिक्स हम पढ़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी चीजें सब वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, सब फिनोमिना आप वेव से एक्सप्लेन कर लो। तो हम लोग को क्या लगता था कि लाइट का जो नेचर रहा होगा वो कहीं ना कहीं क्या है, वेव है। फिर एक लास्ट में बात फंस जाती है, ठीक है। फिर एक इफेक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। और जब ये इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वेव का मतलब होता है कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि किसी पार्टिकल को 10 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा अमाउंट बोल रहे हैं लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो 10 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वेव जब आ रही है तो वेव पर सेकेंड अगर इसको 0.5 जूल ऑफ एनर्जी दे रही है तो इसको 10 जूल एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए कितने सेकेंड लग जाएंगे, 20 सेकेंड के आसपास। तो इट रिक्वायर टाइम, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूअसली एनर्जी एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे जाती है, ठीक है। तो कभी भी अगर वेव नेचर होता ना लाइट का, तो इलेक्ट्रॉन जैसी लाइट इंसिडेंट होती वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। इलेक्ट्रॉन टेक्स टाइम, क्योंकि उतनी जितनी उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस मटेरियल से बाहर आने, उस न्यूक्लियस से पहले तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आना है, तो उतनी एनर्जी गेन करने के लिए उसको टाइम लगी। और कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसी लाइट इंसिडेंट करती वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है, विदाउट एनी टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं, ठीक है। जैसी लाइट इंसिडेंट करेंगे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जो गेन किया उसके लिए टाइम लिया ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर कभी भी आप इस थ्योरी को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि वेव में एनर्जी का प्रोपोगेशन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस रहा तो टाइम चाहिए सब उतनी एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या सीखते हैं कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आएगी तो आप कभी भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट यूज नहीं कर सकते, वेव नेचर से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन फिर से क्या बोलता है, लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल। तो मतलब जो न्यूटन ने बताया था वो घूम फिर के फिर आ जाता। कहाँ पर सीखते हैं हम लोग ये, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन वहां पर भी क्या कंसीडर करना पड़ा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये लास्ट वाला जो फिनोमिना है वहां पर पार्टिकल नेचर फिर से कंसीडर करना पड़ा। अब ये सारी चीज जो हमने पढ़े, कभी वेव से एक्सप्लेन हो रही है, कभी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रही है। तो अब लाइट का अगर वेव बोलोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ रहा है। लाइट को अगर पार्टिकल बोलोगे तो इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन नहीं आना चाहिए थे, पोलराइजेशन नहीं आना चाहिए था, ये भी फिनोमिनन आ रहा है। मतलब लाइट एग्जैक्टली है क्या ये अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं लाइट को, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब जहां पर आपको लगता है आप किस कंडीशन में लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइट को कंसीडर करना है, पार्टिकल या तो वेव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, कंसीडर द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है।
अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, कंसीडर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट के दोनों नेचर है, ठीक है, तो दोनों जैसा बिहेव करेगी लाइट। अब आपको देखना है अपने अकॉर्डिंगली कि कहाँ से अपना काम बनता है, पार्टिकल नेचर से बनता है या वेव नेचर से, वो नेचर कंसीडर करो आप, क्योंकि लाइट को फाइनली बोल दिया गया डुअल नेचर। और यहां से किसकी शुरुआत होती है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर फिनोमेना हम लोग स्टडी करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स का वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है। वहां पर हम लोग क्या करें, अभी जो इतनी मेहनत करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, सारे वेव नेचर कंसीडर करके सब इसको छोड़ के वापिस से पार्टिकल नेचर पे आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। और फिर वहां से मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग अप टू दी सेमीकंडक्टर डिवाइस, हर जगह पे लाइट का पार्टिकल नेचर, तो दोनों नेचर को कहीं ना कहीं आप लोग को रिलेट करना होता है। फिर वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो सारी चीजें वहां से शुरुआत होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने को देखना है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 1 में क्या स्टार्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब देख लेते हैं, पहला तो ये हो गया अबाउट दी, मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे, जरूरत नहीं है क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको न्यूटन थ्योरी से आने वाला नहीं है, ठीक है। न्यूटन थ्योरी से ज्यादा कोई फिनोमेना एक्सप्लेन होते नहीं है, मेनली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे खाली अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो फर्स्ट थ्योरी थी इट इज गिवन बाय द न्यूटन। अब यहां से अपने को पढ़ना वेव ऑप्टिक्स, यहां से भी मतलब कुछ पॉइंट्स आइगेंस प्रिंसिपल के याद रखने होंगे जिस पे आपको क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था आफ्टर द न्यूटन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइगेंस प्रिंसिपल। मैं डायरेक्टली आइगेंस प्रिंसिपल पे आ रहा हूँ कि उसने क्या एक्सप्लेन किया था अबाउट द लाइट, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली सोर्स ऑफ लाइट क्या है बता चुका ना मैं, आइगेंस ने क्या बोला था, ए सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगी, वेव जैसा मीडियम। मतलब आप ऐसा कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल किसी मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर किसी वाटर की सरफेस पे, जैसे अगर आप एक कंटेनर ले लो, या तो बहुत ही बड़ा एक कंटेनर ले लो और इसमें पूरा का पूरा समझो वाटर भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। आप ये मीडियम है, ठीक है, ये इंटायर वाटर कैसे एक्ट होगा, ऐसा मीडियम। तो ये कंटेनर में इसमें पूरा का पूरा समझो ऐसा पानी भर दिया हम लोग। आप क्या करो, कहीं भी एक जगह पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई तो पार्टिकल या स्टोन ऊपर से ऐसे ड्रॉप करो, ऐसे ऐसे रिलीज करो ऊपर से, जैसे ये वाटर की इस सरफेस को हिट करेगा, जैसे वाटर को इस सरफेस को हिट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है पता है, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। आप देखेंगे पूरी वाटर की सरफेस यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे, यहाँ पर दिखेगा आपको ऐसे ऊपर नीचे, ये साइड आपको दिखेगा, ये साइड, हर एक पॉसिबल जो डायरेक्शन पॉसिबल है हर एक जगह पे आपको ऐसे रिपल्स दिखेंगे, अप एंड डाउन आपको वाटर की सरफेस पे कुछ ऐसे दिखने वाला, ठीक है। तो ये क्या किया आपने यहाँ पर एक छोटा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है इसको जस्ट ड्रॉप कर देता, ये जाके हिट करेगा यहाँ पर वाटर की सरफेस पे, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे वाटर की सरफेस पे हिट करता है, मतलब यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और डिस्टर्बेंस ये यहाँ पर वाटर जो एक्ट्स एज अ मीडिया, यहाँ पर मीडियम है अपने पास, तो आपने एक जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जाके ट्रैवल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सोर्स ऑफ लाइट अगर आप ऑन करते हो तो वो सोर्स ऑफ लाइट ने क्या किया, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और वो डिस्टर्बेंस जहां जहां पर मीडियम है हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा अकॉर्डिंग टू द आइगेंस प्रिंसिपल। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो अपने को पढ़ना है, ओके, वही इंपॉर्टेंट है। और वो टर्म क्या है, पहला टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है और इसके क्या टाइप है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेव फ्रंट की बात करते हैं। वेव फ्रंट क्या है, ठीक है, क्योंकि हर एक आइगेंस प्रिंसिपल में आप लोग देखोगे कि वेव फ्रंट का यूज होता है, तो वेव फ्रंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो आप क्या कंसीडर करना है, कंसीडर अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि एक मीडियम ले लेता है, तो पहले स्फीयर बना रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे ड्रॉ करना ही है, ठीक है। तो क्या बोला उसने वो समझते हैं हम लोग। तो आइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली तो आप ऐसा मान लो कि कोई सोर्स कहां पर है,
एक पॉइंट सोर्स जिसकी साइज पॉइंट की इतनी, एक पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, ये यहाँ पर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है समझो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सोर्स ऑफ लाइट एस है। अब आपने सोर्स ऑफ लाइट ऑन किया, ये स्फीयर पहले से नहीं बना है, मैंने जस्ट बना लिया फॉर रेफरेंस, ये आप बाद में बना दो। अभी हमें को क्या करना है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने ऑन कर दिया। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। तो मैं ऐसा मान लूं कि ये डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाला, ये एक डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर भी जाएगा, डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला, ठीक है, ये इधर भी जाएगा, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है। तो आपको देखो कौन से पॉइंट ढूंढना है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। तो आपको क्या करना है, लोकस ऑफ, मतलब ऐसे सारे पॉइंट ढूंढना है आपको जो सेम फेज में है। सेम फेज समझता है, ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मैकेनिकल वेव है अकॉर्डिंग टू द आइगेन्स प्रिंसिपल, लाइट का मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्टर्बेंस की बात करें, डिस्टर्बेंस की बात करें, तो डिस्टर्बेंस में क्या होता है, जब मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है तो सारे मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो आपको ढूंढना है कि मैंने यहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 सेकेंड ये डिस्टर्बेंस कहां तक पहुंचा, चलो ये वाला पार्ट ले लो, ये वेव जा रही है, ये वाला पार्टिकल अभी फिलहाल अपनी मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये साइड, राइट साइड, ऐसे हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ये वाला भी देखेंगे, इससे सेम डिस्टेंस पे अगर आप देखूं तो ये वाला पार्टिकल भी आपको अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे दिखेगा। यहाँ से सेम डिस्टेंस पे देखूं तो ये वाला पार्टिकल भी अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे दिखेगा। यहाँ से सेम डिस्टेंस पे देखूं तो ये वाला पार्टिकल भी अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे दिखेगा। ये साइड भी होंगे, ये साइड भी होंगे, बैक साइड भी होंगे, फॉरवर्ड साइड भी होंगे। आप उन सारे पॉइंट का लोकस देखो जो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में, उन सबको ज्वाइन करो। मतलब देखो वो सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता यहाँ पर ऐसे कुछ, तो ये यहाँ पर आपको फ्रंट में सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड भी है। तो अगर इन सारे पॉइंट का मैं कलेक्शन देखता तो ये कैसे बनता, पूरा का पूरा स्फीयर बनता। आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, आप उसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट ले लो, वहां पर भी अगर वो सारे पॉइंट्स देखे आप जो सेम फेज में है, सेम फेज समझता है, ये नेगेटिव पे आया तो ये भी नेगेटिव, फिर ये मीन पे आया तो ये भी मीन पे, ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर, तो जो साथ में है एक दूसरे के लिए देखेंगे तो हमेशा साथ में दिखना है, आगे पीछे नहीं, साथ में ही दिखेंगे। तो वैसे सारे आपको मीडियम के पार्टिकल को कलेक्ट करना है, उनका लोकस बनाना है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा शेप स्फीयर जैसे मिलेगा। अभी देखो लास्ट स्फीयर क्यों बना होगा, क्योंकि ये वाला पार्टिकल अभी मीन पे आया है, तो ये भी आया होगा जस्ट मीन पे, ये भी आया होगा जस्ट मीन पे। ऐसे सारे मीडियम के पार्टिकल हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रहेंगे, उन सबको आप ज्वाइन करोगे तो कैसा बनेगा, पूरा हॉलो स्फीयर जैसा बनने वाला। तो मतलब ये जो सरफेस, लोकस बोलते हैं इसको, लोकस मतलब कलेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये बहुत सारे, मतलब लाइट जो प्रोपोगेट करती है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। मतलब स्टार्ट होगा एक छोटा सा वेव फ्रंट बनना, मतलब आइगेंस ने क्या बोला कि ऐसा कुछ होगा। अगर आप पॉइंट सोर्स ले रहे हो तो ये पॉइंट सोर्स से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। तो अगर आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे ना तो पहले ये स्फेरिकल वेव फ्रंट छोटा मिलेगा, फिर ये स्फीयर कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा, ऐसे बड़ा होते जाएगा। तो आप देखोगे लाइट दूर तक जाते जाएगी, और ये जो है, ये जो स्फीयर है वो कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज 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 हर एक डायरेक्शन, तो लाइट हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती जाएगी, और इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो जो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने व्हाइट में ड्रॉ किया है ना, ये वेव फ्रंट है। जो बहुत सारे वेव फ्रंट मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे वेव फ्रंट मिलते हैं, तो हर बार वेव फ्रंट बनते हुए जाता है यहाँ पर। तो मतलब पहला डेफिनेशन अगर वेव फ्रंट का देखें तो ये क्या होगा, लोकस ऑफ, ठीक है। लोकस मतलब होता है कलेक्शन, तो उन सारे पॉइंट का कलेक्शन, मतलब उन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम which are in the same phase of oscillation. तो ऐसे सारे कलेक्शन अगर आप देखें तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट।
तो एक पॉइंट सोर्स, अगर आप एक पॉइंट सोर्स लेते हो तो पॉइंट सोर्स से जब आप इन सारे का लोकस ढूंढोगे तो ये कैसा बनता है, कर्व कैसे बनती है आपको, स्फेरिकल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब जब कभी भी आपको पॉइंट सोर्स दिखा, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमेशा कौन से नेचर का आने वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो लाइट ऐसे प्रोपोगेट होती है, ठीक है। तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन, तो आप ऐसा ट्रीट करो पॉइंट सोर्स का, पहले अगर आफ्टर 1 सेकेंड आप देखो तो स्फीयर छोटा है, ये 2 सेकेंड के बाद और बड़ा हो जाएगा, ये 3 सेकेंड के बाद और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब अगर सन एक पॉइंट सोर्स है तो मतलब सन की एनर्जी कितने रीजन तक स्प्रेड हुई होगी। अर्थ तो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है, अर्थ तो एक छोटा सा पार्ट है, तो मतलब जो सन की एनर्जी आपको ऑब्टेन हो रही है वो उसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, पूरी एनर्जी इसके यहाँ पर पूरी कॉन्फाइंड है इस पूरे स्फीयर में, ठीक है। तो उसकी बात अभी करते हैं। तो पहला काम है अपने को वेव फ्रंट की बात करना। तो वेव फ्रंट है, ये है, आप बहुत सारे वेव फ्रंट बना सकते हो। तो हर पॉइंट पे आपको सेम फेज देखना है। देखो यहाँ का भी मैं बना सकता हूँ, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो सेम फेज में है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा, फिर से मेरे को वेव फ्रंट मिलेगा। तो आप देख रहे हो व्हाइट, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे बढ़ते जाएगा, लिमिटेशन नहीं, आगे होते जाएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे स्फीयर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले एनर्जी इतने से एरिया में थी, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो पहले जो टोटल एनर्जी वो इतने एरिया में कॉन्फाइंड है, अब क्या हो गया, इतने बड़े एरिया में हो गए और बड़े एरिया में हो गए। तो ये एक रीजन की, अगर एक छोटे से रीजन की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, आप जैसे जैसे सोर्स से आगे जाओगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर अगर आप रेडियस स्मॉल, अगर मैं ये पॉइंट पे हूँ वेरी नियर टू द सोर्स, तो यहाँ पर ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कम है, ठीक है, इसका रेडियस आपका कम आने वाला है। तो मतलब इतने रीजन में एनर्जी स्प्रेडेड है। तो यहाँ पर कहीं तो एनर्जी ज्यादा आना है ना, क्योंकि एरिया कम है। यहाँ पर जाओगे एरिया बढ़ गया, यहाँ पर जाओगे और फर्दर एरिया बढ़ गया, मतलब आप सोर्स से दूर होते जाओगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और पॉइंट सोर्स में जो इंटेंसिटी, अभी बता दो, क्योंकि इंटेंसिटी होता है, ठीक है, यहाँ पर ही लिख लेते ना। तो इंटेंसिटी की बात हम लोग करें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, फॉर एग्जांपल आप लोग एट ए डिस्टेंस ऑफ r की बात कर रहे हैं, ये आपने वेव्स में भी किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एट ए डिस्टेंस ऑफ r पे हूँ तो कितनी एनर्जी सोर्स से आई, E, कितने टाइम में आई, T। तो E/T क्या हो गया, पावर ऑफ सोर्स, एनर्जी अपॉन टाइम, P भी ले सकते हो आप लोग, डिवाइडेड बाय द एरिया। एनर्जी जो है वो कितने एरिया में स्प्रेड हो गई है, 4πr²। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बन जाता है E/T, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4πr² आ जाएगा, ठीक है। ये तो एनर्जी फिक्स है। अब किसी टाइम की आप बात कर रहे हो तो इंटेंसिटी जो होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। ये चीज आपके हर एक वेव में वैलिड है। आप वेव, साउंड वेव में भी ये वैलिड है। अगर पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स होता है, ठीक है। ये कोई भी वेव हो इसमें भी ये चीज वैलिड होती है। तो इसलिए पॉइंट सोर्स से अगर आप किसी डिस्टेंस में एनर्जी देख रहे हो या तो कंपेयर कर रहे हो तो एनर्जी मतलब इंटेंसिटी आपकी हमेशा क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जो पॉइंट सोर्स से आपको वेव फ्रंट मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब वेव फ्रंट का मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, तो जब कभी भी वेव फ्रंट आएगा तो आपको ऐसे समझना है इसको। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, अभी देखो टाइस में लिखता हूँ, उसमें से एक तो मैंने लिख ही दिया, इसलिए मैं वो चीज ड्रॉ नहीं करूंगा। तो अगर हम लोग ने वेव फ्रंट पढ़े हैं, उसके बाद देखो एक और चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल। ये वेव नॉर्मल क्या होता है, वेव नॉर्मल मतलब जिस डायरेक्शन में, मतलब आपको क्या करना है, वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। वेव नॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी वेव फ्रंट मुझे मिला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेव फ्रंट यहाँ पर क्या मिलता है, स्फेरिकल। अभी मैंने स्फीयर के बारे में बताया इसलिए वही बोल रहा हूँ। तो ये समझो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी टाइम टी पे आपने ये वेव फ्रंट ऑब्टेन किया है, समझो सारे लोकस के पॉइंट आपने ज्वाइन किए, मुझे एक वेव फ्रंट मिल गया और ये वेव फ्रंट यहाँ पर ये सोर्स की वजह से मिला है। तो आपको क्या करना, अगर वेव फ्रंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे
वेव फ्रंट पे क्या ड्रॉ करना है आपको, नॉर्मल। अगर स्फीयर है तो स्फीयर पे नॉर्मल क्या होता है, उसका रेडियस। मतलब अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो ऐसे आएगी एरो, एक एरो ऐसे आएगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की, पता है। तो अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये जितनी भी एरोज मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये एक्चुअल में ये जितनी भी एरोज मैंने ड्रॉ की ये सब के सब क्या है, वेव नॉर्मल है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने वेव फ्रंट पे, वेव फ्रंट है ये, देखो ये मैंने वेव फ्रंट ऑब्टेन किया था, इस वेव फ्रंट पे आपने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस में जो भी लाइन अलोंग दी रेडियस होती है वो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये सारी एरोज वेव नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट, अगर आप वेव फ्रंट पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो वेव नॉर्मल जैसा एक्ट होता है। और यहाँ पर वेव नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लाइट है इट ट्रेवल्स अलोंग द वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल हमेशा आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेव नॉर्मल राइट में आया तो मतलब इस सोर्स से लाइट वेव वैसी जा रही होगी ना आगे इस डायरेक्शन, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कैसे जा रही होंगी, ऐसे आगे जा रही होगी, इस डायरेक्शन में कैसे जा रही है, ऐसे आगे जा रही। तो मतलब लाइट ऑलवेज प्रोपगेट अलोंग द वेव नॉर्म। तो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चाहिए आप वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो लाइट एनर्जी किधर ट्रैवल कर रही है, किधर जाएगी हमेशा, अगर आपके पास वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के आप नॉर्मल ड्रॉ करो वेव फ्रंट पे, वेव फ्रंट पे जो भी नॉर्मल आएगा दैट इज वेव नॉर्मल। और वो लाइट उस लाइन के अलोंग ट्रैवल कर रही, मतलब इस सोर्स से ये एरो इंडिकेट करी, यहाँ पर लाइट ऐसे जा रही होगी रेडियली आउटवर्ड सोर्स से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन। तो जब भी आपके पास वेव फ्रंट है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहाँ पर मिलेगा, अलोंग द वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल हमेशा आप सोर्स से अवे ड्रॉ करोगे, टुवर्ड्स द सोर्स नहीं। सोर्स मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, सोर्स तो एनर्जी देगा ना आपको, तो यहाँ से एनर्जी निकल नहीं, इसको थोड़ी ना एनर्जी मिल रही है, एनर्जी तो अपने को मिलेगी तब जाके अपने को सेंसेशन ऑफ विजन होने वाला, ठीक है। तो वेव नॉर्मल मतलब नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की सरफेस पे अगर आप ड्रॉ करते हो नॉर्मल या तो परपेंडिकुलर उस कर्व पे जो वेव फ्रंट है तो आपको वेव नॉर्मल मिल जाएगा। और आगे से हम ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे, हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताना है तो आप हमेशा वेव नॉर्मल ड्रॉ करो। वेव नॉर्मल का जो एरो वो हमेशा आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट दे देगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के वेव फ्रंट हो सकते हैं। अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो क्या क्या वेव फ्रंट अपने को ओपन हो सकते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करूं तो 3 टाइप के आपको वेव फ्रंट मिल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सोर्स। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में जो पहला है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पहला वेव फ्रंट कौन सा है आपका, स्फेरिकल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब अगर आप लोकस ऑफ पॉइंट्स देखें, जो सारे पॉइंट्स जो सेम फेज में है, मीडियम के सारे पार्टिकल, उनका लोकस देखूंगा जो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में, तो स्फेरिकल सरफेस बनती है, इसलिए क्या बोल दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पीछे जो मैंने सारे एग्जांपल बताया है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में बताया हमें। होना क्या चाहिए, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स चाहिए, ठीक है। बहुत ही छोटा सा सोर्स, पॉइंट जितना, तो उससे वेव फ्रंट जो बनेगा आपका स्फेरिकल बनेगा। नेक्स्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किसकी वजह से मिलता है आपको, लाइन सोर्स की वजह से मिलता है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, ठीक है। वेव फ्रंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, जो सोर्स होता है ना वो लाइन सोर्स होता है आपका, ठीक है। लाइन सोर्स होता है मतलब मैं ऐसा कुछ बना लूं, जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक लाइन सोर्स कंसीडर करूं, जैसे ट्यूबलाइट है लीनियर सोर्स, तो यहाँ से आप तक ये लाइन सोर्स है। अब सोर्स यहाँ से जब लाइट एमिट डिस्टर्बेंस के लिए पूरा लाइन सोर्स है, ये इंटायर लीनियर, इसकी जो भी लेंथ है वो गिवन रहेगी, समझो ये लाइन सोर्स है और सर्टेन लेंथ। अब यहाँ से जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ से सारी वेव्स कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर टू लाइन ही जाने वाली। तो यहाँ पर अगर सरफेस पे देखे तो ये ऐसा जाएगा, इस सरफेस पे देखे तो ऐसा जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब लोकस ऑफ सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन करो जो सेम फेज में है, तो यहाँ पर आपको कैसा शेप मिलेगा, एक्जैक्टली सिलिंड्रिकल जैसे, स्फेरिकल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग वेव नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे आएगा आपका, देखो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, ये हर जगह से
जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी लाइन सोर्स। तो लाइट हमेशा लाइन सोर्स के परपेंडिकुलरली जाती है। वैसे केस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी था, ठीक है। अगर किसी वायर पे पॉजिटिवली चार्ज है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। और वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप बनाते हो, ये सब सीखे हो क्या, तो वहां पर भी आपको सिलेंड्रिकल ही मिलता है। तो आप यहाँ पर ऐसे वेव फ्रंट बनाओ, और ये कब बनाओगे आप, अगर सोर्स क्या है आपका, लाइन सोर्स। इवन ये हम लोग वेव्स में भी पढ़ते हैं। मतलब अगर आप बात कर रहे हो किसी मतलब अपने को कोई क्वेश्चन आया साउंड वेव से रिलेटेड, उसमें अपने को बोल दिया कि एक बहुत छोटा सा सोर्स है साउंड का, अगर बहुत ही छोटा बोला है अपने को, मतलब एकदम स्मॉल स्पीकर, छोटा सा स्पीकर, तो वो पॉइंट सोर्स कंसीडर करना। और वो साउंड बाहर से आते हैं, ठीक है, तो वो आप पॉइंट सोर्स थोड़ी मानोगे, उसको हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, लाइन सोर्स मानना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एलईडी की बात करता हूँ तो वो क्या है, आपके पॉइंट सोर्स है। लेकिन जो ट्यूबलाइट है उसको आप पॉइंट सोर्स नहीं मान सकते, वो क्या आपका लाइन सोर्स होगा। तो लाइन सोर्स से जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो आपका सिलेंड्रिकल बनेगा। और यहाँ पर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन है क्या, ये फॉरवर्ड भी ऐसे भी जाएगा, ये साइड भी जाएगा, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा ये जो वेव फ्रंट बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बस इतना याद रखना है आपको कि लाइन सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनने के लिए क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको चाहिए लाइन सोर्स चाहिए। तो अगर ये लाइन सोर्स हुआ तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनता है सिलेंड्रिकल। अब लास्ट वाला जो है वो है आपका प्लेन वेव फ्रंट। मतलब ये कोई टाइप नहीं, एक कंडीशन है, मतलब किसी कंडीशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, जब भी सोर्स बहुत ही दूर रहेगा, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब अगर कोई सोर्स बहुत ही दूर है जहां से इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, मतलब व्हेन द सोर्स इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, जब सोर्स बहुत ही दूर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल सन और अर्थ ले लेते हैं, तो सन से अर्थ तक जब वेव फ्रंट रीच हो रहा होगा, अब आप कंसीडर करो सन को एज अ पॉइंट सोर्स, तो सन क्या कर रहा होगा, ठीक है, मैं यहां पर बताता हूं, इसको समझते हैं। तो आप क्या करो, सन क्या करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे, स्टार्ट करेगा जहां पर वो लोकेटेड है, वहां से स्फीयर क्या होते जाएगा, कंटिन्यूअसली बड़ा होते जाएगा। तो बहुत बड़ा सा स्फीयर बनने वाला है। मतलब सन से अर्थ तक का डिस्टेंस देखिए तो बहुत बड़ा है ना। अगर मैं बोलूं तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत बड़ा सा स्फीयर मान लेते, कंसीडर दिस स्फीयर, ओके। ये एक बहुत बड़ा सा स्फीयर मैंने ले ली। ये कहा था कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर सन की पोजीशन है, ठीक है, ये सन की पोजीशन रहेगी, वो ये वाली, ठीक है, ये वाली सन की पोजीशन है ऐसे, और यहाँ पर अर्थ है, अर्थ आप यहाँ पर, अब यहाँ पर जब अर्थ तक ये पहुंच रहा है ना वेव फ्रंट, तो ये स्फीयर का कौन सा पार्ट पहुंच रहा है, वेरी स्मॉल पार्ट, ये स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। अगर ये पूरे बड़े स्फीयर को देखे तो इस स्फीयर का वेरी स्मॉल पार्ट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वाटरमेलन देखो कैसे कट करते हैं ना, हम लोग कट करके निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन कट करके बाहर निकालो, ठीक है, ये पूरा का पूरा, मैं बोलूंगा कि अगर ये वाला पोर्शन अगर आप कट करके बाहर निकालोगे तो ये आपको कैसे दिखेगा, ये तो हॉलो स्फीयर जैसा है, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर ये इस स्फीयर को आप कट करके निकालोगे तो ये कैसे दिखेगा, आपको प्लेन जैसा दिखेगा, ठीक है। वो तो वाटरमेलन तो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड में अपने को ऐसा कोन जैसा शेप दिखता है, वो रेड कलर भी, लेकिन यहाँ पर तो हॉलो की बात कर रहा हूँ मैं। तो खाली आप सरफेस देखो, उसकी सरफेस देखो, तो किसी भी स्फीयर का छोटा सा पार्ट अगर आप कट करते हो, वेरी स्मॉल पार्ट, किसी भी हॉलो स्फीयर का आप कोई भी छोटा सा सेक्शन कट करके बाहर निकालो, वो कैसे दिखेगा आपको, रेक्टेंगल जैसे दिखने वाला, ठीक है। बड़े हॉलो स्फीयर का छोटा सा पार्ट कट करना है, वेरी स्मॉल सेक्शन स्फीयर, स्फीयर का सेक्शन निकाले तो एरिया जैसी मिलना है ना आपको, ठीक है। जैसे सर्कल का हम लोग सेक्शन कट करते हैं तो लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, बड़े से सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन है, और बड़े से स्फीयर का छोटा सा पोर्शन एक रेक्टेंगल, एक प्लेन मिलेगा आपको। तो इतने बड़े स्फीयर का इतना ही पोर्शन मुझे मिल रहा है, ये सब तो थोड़ी आ रहा है आपके पास। जो वेव फ्रंट अर्थ तक पहुंच रहा है वो इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, और इस स्फीयर के छोटे से पार्ट को देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा आपको, प्लेन जैसा। तो मतलब व्हेन द सोर्स इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देन वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड इज प्लेन वेव फ्रंट, चाहे वो लाइन सोर्स हो चाहे वो पॉइंट सोर्स हो। अगर सोर्स बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है
तो आपको सिलेंडर का भी छोटा सा पोर्शन मिलना है, और आप सिलेंडर का भी छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो वो प्लेन जैसी होगा, आप स्फीयर का भी छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो प्लेन जैसी होगा। मतलब वो कोई टाइप नहीं है, वो एक कंडीशन है जहां पर हम लोग सोर्स कहां पर प्लेस करते हैं, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जब भी सोर्स बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे रहेगा तो उस पॉइंट तक जब वेव फ्रंट पहुंचेगा तो इस स्फीयर और सिलेंडर का स्मॉल पार्ट होगा, और स्फीयर और सिलेंडर का छोटा सा पार्ट क्या होता है आपका, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हम लोग यहाँ पर थर्ड कंडीशन में लिखते हैं। तो ये कब ऑब्टेन्ड होगा, व्हेन सोर्स इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जो वेव फ्रंट मिलेगा, आप ऐसे प्लेन बनाओगे, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, अब प्लेन वेव फ्रंट है तो उस पे वेव नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिल जाएगा। तो लाइट ऐसे इस डायरेक्शन में, इस पे वेव नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना आप, लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही इस डायरेक्शन में, इस प्लेन वेव फ्रंट के, ठीक है, ऐसे जा रही होगी लाइट, तो इसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जब कभी भी प्लेन वेव फ्रंट आया तो मतलब आप सोर्स से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हो, अदरवाइज यू विल गेट स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। याद तक समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने खाली ये बोला है कि वो सारे पॉइंट का लोकस ढूंढ रहे हैं जो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में है, क्योंकि डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ लाइट डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, डिस्टर्बेंस हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट सोर्स रखूंगा तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस पे चाहिए तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ वेव नॉर्मल एक ही साथ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आपको पूछ सकते हैं वेव फ्रंट के बारे में, क्योंकि ये सिलेबस में है वेव ऑप्टिक्स की, क्योंकि सारी चीजें हम लोग अभी जो इंटरफ्रेंस पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से ही सारी चीजें एक्सप्लेन करना, ठीक है। इंटरफ्रेंस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल का ही यूज करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहली चीज तो वेव फ्रंट आ गई, उसके बाद क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं किया, हाइगेंस ने क्या बोला। अभी पहली चीज क्या है, उसके प्रिंसिपल में क्या दिखेगा आपको, वेव फ्रंट। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के बाद वेव नॉर्मल क्या है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं। अगर ये आपको पता है देन हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। याद है, क्लियर है, ओके। तो